आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों का मन से हार्दिक आयुर्वेद स्वागत। काफ़ी अभी भी आ रहे हैं, इसलिए मैं पोस्ट सेशन यदि मेरा कभी लेक्चर होता है तो ये सत्य कथा हमेशा कहता हूँ। रामायण काल में राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में रावण की दो बहनें निद्रा देवी और जुम्बा देवी, ये दोनों राम के आगे लड़ाई कर रहे थे। उस युद्ध में राम तो पराक्रमी थी, आपको पता ही है। तो राम के अस्त्र से ये निद्रा देवी और जुम्बा देवी दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। और जब राम उनको मारने जाते हैं तो दोनों राम को शरण आ जाते हैं। आपको पता है प्रभु रामचंद्र कितने दयालु थे, तो राम उन्हें माफ कर देते हैं। तो दोनों बहनें राम से उशाप मांगते हैं कि हमें कुछ तो उशाप दे दो, हमने जो गलती की हमें उशाप चाहिए। तो उस समय राम उनको कहते हैं कि 21वें शतक में भारत नामक देश में पूनाग्रामी एक आयुर्वेद तज्ञ से संभाषा होने वाली है। और उस परिसंवाद में दोपहर के समय वैद्य रामदास का एक व्याख्यान वहाँ होने वाला है। तो उस व्याख्यान के दौरान आपको अवतीर्ण होने की संधि मिल सकती है। तो मित्रों, यही वो ओकेजन है। खाने का मिष्टान जो का प्रकोप था और मेरा व्याख्यान, तो शायद निद्रा और जुम्बा ये दोनों आपके इर्द गिर्द आ सकते हैं, इसलिए उन दोनों को साथ में अपने इर्द गिर्द आने नहीं देना। मैं सुबह से देख रहा हूँ इतने अच्छे व्याख्यान होने के बावजूद भी पुणे वाले जितने लोग हैं तालियों के बारे में काफी कंजूसी तुमने की है। तो जब आपको लगे कि मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, आयुर्वेद मैंने किया है और आयुर्वेद मैंने किया है, इससे मुझे प्राउड फील होता है, तो आप बेझिझक तालियां बजाओ। निद्रा देवी जुम्बा देवी बाजू आजू बाजू आएंगे नहीं, मच्छर भी साथ में आएंगे नहीं, तुमको निद्रा भी नहीं आएगी और बाजू वाला भी नहीं सो पाएगा। आयुर्वेद ने कहा कि आप हिंदी में बोलिए, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी जो रहेगा वो महाराष्ट्र हिंदी रहेगी। परम पूज्य शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन इस पुणे शहर में महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन की तरफ से आयोजित आज के इस परिसंवाद के लिए उपस्थित मेरे सभी अन्य व्याख्याता मित्र, सम्मानीय संयोजक और इस कार्यक्रम के सही मायनों में शोभा रहने वाले आप सभी आयुर्वेद प्रेमी विद्यार्थी मित्रों बहनों, सबसे पहले दो बातों के लिए मैं आयोजकों को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। नंबर एक, उन्होंने 6 महीने के कालावधि में तीसरा परिसंवाद किया है और उसके लिए जो बर्निंग इशू आजकल चल रहा है इनफर्टिलिटी, उसके लिए स्पेशली एक फर्टिकॉन सब्जेक्ट लेके कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और बड़े बड़े व्याख्यातों के साथ में मुझे से सामान्य वर्ग को बोलने का तो अवसर प्रदान किया, इसलिए भी मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम हर संडे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी साहब का अपने मन की बात पूरे देश को बताते हुए सुनते आए हैं। तो आज मैं मेरे आयुर्वेदाचार्य भाइयों को बहनों को मेरे मन की कुछ बात कहना चाहता हूँ। सुबह भी मैंने कहा था कि हमें इकट्ठा होना जरूरी है, यूनिटी इज ए पावर। तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आता है आयुर्वेद के ऊपर प्रश्न उत्पन्न करता है तो मन को काफी दुख होता है। फल देने वाले पेड़ को ही हमेशा लोग पत्थर मारते हैं, ऐसा ही आयुर्वेद अपने कल्प वृक्ष है कि जिसे पत्थर मारने वाले आज काफी खड़े हुए हैं। डॉक्टर लोग, मॉडर्न डॉक्टर तो आयुर्वेद के बारे में इतने द्वेष भरी जलस भरी स्टेटमेंट करते हैं कि वो सुनने के बाद काफी दुख होता है। मेरे नासिक की जो ओपीडी है, तो 6 महीने पहले एक बाइपोलर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट कि जो पिछले 3 सालों से मॉडर्न चिकित्सा ले रहा था, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा के बाद 2 महीने के बाद उसने आते ही कहा कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। उसने आते ही कहा कि सर 2 महीने की अपने 3 महीने की चिकित्सा के बाद मुझे इतना अच्छा लगा है कि पॉजिटिविटी मुझ में आई है और मैंने सर्विस रिज्वाइन की है। मैंने कहा अच्छा हुआ। तो उसने तुरंत कहा कि यही बात जब मैंने उस साइकेट्रिस्ट को कही जिन्होंने जिनकी मैं 3 सालों से चिकित्सा ले रहा हूँ, तो उन्होंने आयुर्वेद के बारे में काफी भला बुरा कहा। मैंने कहा क्या कहा?
तो उसने तुरंत कहा कि उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। गधे के लिए भी वही चिकित्सा होती है, आदमी के लिए भी वही होती है, और बैलों के लिए भी वही होती है। सही में सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा, क्योंकि बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी न्यूरोसिस, साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस, ओसीडी, पैनिक मैनिया, इंसोम्निया जैसे पेशेंट आयुर्वेदिक चिकित्सा से अल्प समय में दीर्घकाल तक ठीक होते हैं, मैंने अनेक केसेस में देखा है। तो फिर आयुर्वेदिक का एबीसीडी जो जिसे पता नहीं है, आयुर्वेदिक के वात पित्त के बारे में जिसे पता नहीं है, उस डॉक्टर को आयुर्वेद के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार किसने दिया था? नगर का एक पेशेंट है कि जो लिवर फेल्यूर से ग्रस्त है, टोटल इलेक्टिव उसके एबनॉर्मल है, हेपेटाइटिस, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट पॉजिटिव है, ग्रॉस आसाइटिस है, और वो पेशेंट आयुर्वेद के पास आता है और 2 महीने की चिकित्सा से टोटल उसका इलेक्टिव नॉर्मल हो जाता है। और मेन अहम बात, उसकी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हो जाती है। सिम्टोमेटिकली टोटली रिकवर होने के बाद वही पेशेंट पुणे के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिनके पास उसकी पुरानी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसका एक फ्रेंड जो सेम कंडीशन सेम डिसीज से ग्रस्त है, उनके पास उसके साथ में फॉलोअप के लिए उनके पास जाता है। वो सब रिपोर्ट देख के अच्छा है कहते हैं, और जब ये कहता है कि मैं 2 महीनों से आयुर्वेदिक चिकित्सा ले रहा हूँ, वैसे ही वो उसकी फाइल जमीन पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि अब तुझे ईश्वर भी नहीं बचा सकता, अब तेरा लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद से इतने अच्छे रिजल्ट मिलने के बावजूद उस डॉक्टर को यह अधिकार किसने दिया? वो पेशेंट उसका लड़का दूसरे दिन कोपरगांव आ गया, और आने के बाद एम फार्मा है वो, आने के बाद उसने जब ये कहा तो मुझे बुरा लगा। तो मेरा वो एक्सप्रेशन है कि तुरंत उसने कहा कि डॉक्टर मैं एम फार्म हूँ, हमें पता है कि रिपोर्ट में क्या चेंजेस आए, हमारे पेशेंट में क्या फर्क हुआ है, तो तुम लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, अब दुनिया उनको सिखाएगी। सूरत में एक 2 साल पहले पंचकर्म इन जनरल प्रैक्टिस विषय पर मेरा व्याख्यान वहाँ पे था। व्याख्यान के बाद एक 22 साल प्रैक्टिस करने वाला एक जनरल प्रैक्टिशनर खड़ा हुआ और उसने कहा कि डॉक्टर मैं जनरल प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि हमारे समय में कोई मार्गदर्शक हमें नहीं मिला, इसलिए हम दुर्भाग्यवश एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद के प्रति मेरा इतना निश्चित प्रेम, इतनी भक्ति है, कोई आयुर्वेद को भला बुरा कहता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। उसने उसका पेशेंट का एक किस्सा बताया कि मेरा एक पेशेंट जो पिछले 10-12 साल से मैं उसे चिकित्सा दे रहा था, वो पेशेंट अनफॉर्चुनेटली रिनल फेल्योर में चला गया, और एक फिजिशियन को जब उसने दिखाया और उस दिखाने के बाद वो फाइल जब मुझे दिखाने आया तो उस डॉक्टर ने सीकेडी ड्यू टू आयुर्वेदिक ड्रग रिएक्शन ये उसके ऊपर लिखा था। तो उसको काफी गुस्सा है, उसने तुरंत उस पेशेंट को पूछा तुमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कब ली? वो बोला मुझे आयुर्वेद पता ही नहीं, आपकी सेवा में कहीं जाता ही नहीं हूँ। तो उस डॉक्टर ने तुरंत उस फिजिशियन को फोन किया और उनको कहा ये एबीसीडी नामक पेशेंट आपके पास आया था, आपने सीकेडी का कारण आयुर्वेदिक ड्रग रिएक्शन लिखा है, जबकि उसने जिंदगी में कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं ली है। आप वो स्टेटमेंट चेंज करवाओ, अदरवाइज आई विल बी गो इन कोर्ट। 3 दिन में उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को बुला लिया और प्रिस्क्रिप्शन चेंज करवा दिया। रियली मैंने उस समय वहां खड़े होकर उसको सैल्यूट किया और मैंने कहा मेरा हर एक बीएमएस भाई, हर एक आयुर्वेद पदवीधर यदि इस इरादे से चलेगा तो पूरी दुनिया में कोई इसकी विशाल नहीं कि जो आयुर्वेद के प्रति भला बुरा कह सके। अब दिन भी बदलने लगे हैं। मुझे पता है कि जब 5-6 साल पुरानी वो बात है कि उत्तर बस्ती के बाद नासिक के एक गायनेकोलॉजिस्ट ने वही पेशेंट को कहा था कि ऐसे गर्भाशय में तेल छोड़ना यानी मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। और वही गायनेकोलॉजिस्ट एक पीआरओ 1 साल पहले मुझे मिलने आया, तो मैंने कहा कि हम ऐसे पेशेंट किसी के पास भेजते नहीं, यदि तुम्हारे कुछ फेलियर पेशेंट है तो हमें दे दो, हम उसको ट्रीट करेंगे। तो उस समय उसने कहा कि मैं पेशेंट रेफर करने के लिए मांगने के लिए नहीं आया हूँ, सर का मैसेज है कि कुछ केसेस जो कि हमारे आईवीएफ में फेल्योर में थे, कभी एंडोमेट्रियम ठीक से नहीं बना था, ऐसे केसेस आयुर्वेद के पास से आपके पास आने के बाद उनको रिजल्ट मिला है, तो सर ने मैसेज भेजा है कि क्यों ना हम जॉइंट वेंचर में कुछ करें। मुझे उस समय गर्व महसूस हुआ कि सब्र का फल मीठा होता है। वही बात पुणे की न्यूरोलॉजिस्ट है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में उत्तर बस्ती काम करता है। सबसे पहले 1996 में मैंने एक केस में बताया था।
और उस केस के बाद वही पेशेंट ठीक होने के बाद उस यूरोलॉजिस्ट के पास जब गया तो उसने कहा तुम ऐसे तेल छोड़ते हो तो आपके फ्रेम पे जल्दी हाथ लटकता हुआ दिखाई देगा। वो बात काफ़ी मुझे लगी थी। और 3 महीने पहले एक पेशेंट यूरोथ्रस फिक्सचर का न्यूरोजेनिक ब्लैडर का उसी डॉक्टर के पास से जब मेरे पास आया तो वही डॉक्टर ने उनको एक तेल दिया था जिसके ऊपर उस डॉक्टर का नाम था और पेटेंटाइज ऑयल 50 ml ऑयल की कीमत लिखी थी 1250 रुपये। और उसको कहा था कि हर रोज रात को जब तुम कैथेटर डालोगे तो 5 ml स्टरलाइज बॉयल करके अंदर छोड़ देना। मैंने कहा कितने दिन हुए छोड़ रहे हो? बोले महीना हो गया छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा कुछ फायदा? बोले कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तेल फेंक लो। उसको सादा चंदन वाला सर्जर तेल दे दिया और स्टरलाइज करके 30 ml मात्रा में छोड़ने के लिए कहा और कल से कैथेटर डालना बंद करो ये उसको बोल दिया। महीने के बाद जब वो आया तब उससे पूछा तो उसने कहा सर उस दिन से आज तक मैंने एक बार भी कैथेटर डाला नहीं और एक बार भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तब मैंने उसको कहा कि काम करो मेरे लिए उस डॉक्टर के पास जाओ और उनको मैसेज दे दो कि आयुर्वेद करना है तो ठीक से सीखो और ठीक से आयुर्वेद करो। तो ये बात अब आ रही है, इसलिए हम सब यदि इकट्ठा होते हैं तो ऐसे द्वेष भरे जलन भरे स्टेटमेंट से हम बच सकते हैं। इसलिए बी यूनाइटेड, जितने भी है संगठन से किसी ना किसी संगठन से जुड़ जाओ और आयुर्वेद के लिए समय निकालो जिसके कारण हम जी रहे हैं। हर व्याख्यान के समय यही कहते आया हो कि हमारे स्पेशलिटी के दिन आ गए हैं। क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हो, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन हो, क्यों ना साइकेट्रिस्ट हो, क्यों ना ऑर्थोपेडिशियन हो। इतने बेस्ट रिजल्ट अपना है। आज गायनेक सब्जेक्ट है, गायनेक में तो मैंने 3 मिरेकल देखे हैं। 1000 से भी ज्यादा एएनसी, पेनलेस एएनसी देखी है। पूरे एएनसी में हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, बैकएक, वोमिटिंग कुछ भी नहीं होता। इतनी स्मूथली प्रेगनेंसी चलती है। पेशेंट का बीपी चेक करते जाओ, फीटल हार्ट साउंड अक्कल करते जाओ, वेट देखो, जरूरत हो तब सोनोग्राफी करो, अपनी ट्रीटमेंट स्मूथली ऐसी चलती है और फर्स्ट क्लास डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है यदि वो गायनेकोलॉजिस्ट फिजिकल हो तो। इवन तो मैंने पहले 2 सीजर हुए हैं और 3rd टाइम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद में ट्विंस होते हुए भी नॉर्मल डिलीवरी होते हुए 7 पेशेंट ने देखा है। जैसे हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है, 2 बार एबॉर्शन हो जाता है, आयुर्वेद के पास आता है, स्नेह रक्त मोक्षण होने के बाद में थ्रोट जैसे आयुर्वेदिक होती है और नॉर्मल डिलीवरी होकर बच्ची की HBS टेस्ट नेगेटिव आती हुई मैंने देखी है। आयुर्वेद यानी सिर्फ पुराने डिसीज यानी सिर्फ शास्त्रों का डिसीज ऐसा हमारा कहना ऐसा कहा जाता है, लेकिन आजकल जितने भी बड़े बड़े डिसीज है उसमें आयुर्वेद मॉडर्न से भी फास्ट एक्शन करते हुए मैंने देखा है। इवन तो जेनेटिक डिसऑर्डर में भी आयुर्वेद से फायदा होता है, ये भी मैंने कुछ केसेस 2 केसेस में देखा है। UHG कंजेनाइटल एनोमली स्कैन होता है, उसमें बच्चों में कंजेनाइटल एनोमली निकलती है, डॉक्टर टर्मिनेशन की सलाह देते हैं, टर्मिनेशन किया जाता है। सेकंड टाइम में फिर से प्रेगनेंसी, फिर से एनोमली स्कैन में फिर से वही कंजेनाइटल एनोमली निकलती है और इस बार सीजर करके वो बच्चा निकालना पड़ता है और उसके बाद में सब इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। उसमें सभी रिपोर्ट नॉर्मल आता है, लेकिन कैरियोटाइपिंग में गुणसूत्रीय चाशनी में XX में डिफॉल्ट आता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके आगे चांस नहीं लेना, आफ्टर ऑल इट इज जेनेटिक प्रॉब्लम, हर बच्चे में यही प्रॉब्लम आएगा, आगे क्या करना ये बताते नहीं। इसलिए वो स्त्री बाद में नैराश्य में चली जाती है। काफी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती है, जिनके पास पैसे होते हैं वो इधर उधर अपयशी घूमते रहते हैं। जेनेटिक को अवरोध करना या जेनेटिक डिसीज को स्टॉप करना या आगे के संतान में वो न जाने देना आज भी पूरे विश्व में कहीं भी संभव नहीं हुआ है, लेकिन आयुर्वेद से हो सकता है। यह आशा की किरण मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। पुणे के एक पेशेंट उम्र 24 साल, स्टूल स्लीप, 2 बार प्रेगनेंसी रहती है और दोनों बार बच्चों में एनोमली स्कैन में लीवर एब्सेंट होता है। डॉक्टर दोनों बार टर्मिनेट करवा देते हैं और कैरियोटाइपिंग में फॉल्ट आने के बाद आगे चांस लेना नहीं ये कहता है और आगे क्या करना ये न क्या कारण कंफ्यूज होके वो दाम्पत्य शिरडी आ जाते हैं, वहाँ आयुर्वेद का पता मिलता है और कोपरगांव आ जाते हैं। मैंने कहा कि आप आयुर्वेद के हिसाब से जाएंगे, शुक्र भी स्त्री भी शुद्धि करेंगे और उसके बाद में चांस लेंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट डेफिनेटली निकलेगा। वो मन विरेचन रक्त मोक्षण सब शुद्धि कर्म हो जाते हैं और तीसरे महीने में 3 महीने होने के बाद चौथे महीने में चांस लेने के लिए कहते हैं और उसी महीने में उसका फोन आता है, सर UPD पॉजिटिव आई।
उस दिन आनंद से चला जाता है, दूसरे दिन सेकंड मास की दवा लेने के लिए आ जाती है, दवा लेके पुनः चली आती है, और तीसरे महीने की दवा जब लेने के लिए आ गई थी तो शिरूर में उसको साईं बाबा की पालकी मिलती है, रास्ते में प्रसाद लेती है, तो उसको कोपरगांव आने तक काफ़ी दस्त जुलाब उल्टियाँ हो जाती है। कोपरगांव में जब चेक किया तो सब बीपी वगैरह सेटल था। मैंने कहा बाबा ने फिर से वो मन विरेचन करवा दिया, अब तुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। दवा लेकर चली गई, पुनः आने के बाद फर्स्ट ट्रिपल मार्कर टेस्ट हो जाती है, फर्स्ट ट्राइसोमी टेस्ट, और वो नॉर्मल आ जाती है। रोते हुए उसका फोन आता है, मैंने कहा कि हम कंजेनिटल एनोमली स्कैन तक जाएंगे, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो डिसीजन लेंगे, तब तक कुछ करना नहीं है। फिर से 4 महीने की दवा लेने आती है, दवा लेकर चली जाती है, सेकंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट की जाती है, वो भी एब्नॉर्मल आती है, फिर से रोना धोना, फिर से समझाना, 5.5 महीने तक रुकने का उसको सलाह देना। और 5.5 महीने में जब होता है तो उसका मॉर्निंग में फोन आता है, सर आज सोनोग्राफी करनी। मैंने कहा कर लो। गुरुवार का दिन था, गुरुवार के दिन मैंने काफ़ी चमत्कार देखे बाबा के। तो शाम को उसका फोन आता है, सर सोनोग्राफी की। मैंने कहा रिपोर्ट नॉर्मल है। वो कहते सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आज फर्स्ट टाइम है कि तुम बिना रोते हुए मुझे आज फोन कर रही है। तो सर बराबर है, सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आया, लेकिन डॉक्टर ने एम्नियोसेंटेसिस करने के लिए कहा है, गर्भजन चिकित्सा करने के लिए कहा है। मैंने कहा वो करवाओ, और एक सबूत मुझे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए मिल जाएगा। और 6ठे महीने में एम्नियोसेंटेसिस की जाती है, और आपको आश्चर्य होगा कि वो टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आती है। दूसरे दिन अपने सिस्टर के साथ वो चली आती है, बाबा का प्रसाद कोपरगांव लेकर आती है, और ये सब बाबा की कृपा ऐसे कहती है। फुल टर्म होने के बाद दुनिया से उसके मायके चली जाती है, उसके हस्बैंड का फोन आता है, सब एडमिट किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, क्या होता है इन्फॉर्म करो। दूसरे दिन दोपहर को 1:30 बजे उसका फोन आता है कि सर ने कहा है कि प्रेशियस प्रेगनेंसी है, सीजर करना पड़ेगा। मैंने कहा कब ले रहे हैं? बोले शाम को तय हुआ है। मैंने कहा एक काम करो, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल आधा कप गर्म दूध में उसे दे दो, और क्या होता है बोलो। बराबर 2:45 बजे उसका फोन आता है, सर नॉर्मल डिलीवरी हो गई, 3 किलो 400 ग्राम की लड़की हो गई। आज वो लड़की 7.5-8 साल की है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, दिखने में एकदम क्यूट है। तो ये आयुर्वेद का चमत्कार नहीं है। तो क्या स्थिति में यदि श्रीमती लाइफ स्टाइल, उनका आहार विहार, उनकी मानसिक स्थिति का यदि हम विचार करें तो ज्यादातर पित्त प्रकृति की महिला में पित्त प्रकोप होकर रक्तदुष्टि होने से गर्भपात होते हुए दिखाई देता है। इन सब के इतिहास में यदि तुम जाए तो हर एक के इतिहास में चिकन पॉक्स, जिसे हम कान्या बोलते हैं, माता बोलते हैं, तो इसकी हिस्ट्री मिलती है। पांचभौतिक सिद्धांत अनुसार यही उष्णता आगे चल के गर्भपात का हेतु बनती है। आधुनिक शास्त्र में ऐसे केसेस में टॉर्च टेस्ट की जाती है, जिसमें सीएमवी, रूबेला, हर्पीज इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है। आधुनिक शास्त्र ने डायग्नोस्टिक के बारे में काफी तरक्की की है, लेकिन यदि उसके ऊपर ट्रीटमेंट ही नहीं होगी तो उस इन्वेस्टिगेशन का क्या फायदा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। टॉर्च टेस्ट करवाते हैं, टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो मेडिसिन न होने के कारण मॉडर्न डॉक्टर आज भी टॉक्सिन जैसे आयुर्वेदिक दवाई लिखते हुए तुमको दिखाई देंगे। इसी इन्फेक्शन के लिए चलने वाली रोवामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक 9 महीने खाने के उपरांत भी गर्भपात होते हुए मैंने अनेक केसेस में देखा है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा से 500 से ज्यादा पेशेंट में हाथ में कुछ ना कुछ आया हुआ बच्चा या बच्चे आए हुए मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हुए हैं। सत्य स्थिति में यदि हम दिन में आने वाले या गर्भपात के केसेस का, जिन्हें हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं, या बार बार गर्भपात होना, जिसे मॉडर्न साइंस में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के केसेस का यश यदि देखें और आधुनिक विचार में जो हेतु बताए ये देखें, तो आयुर्वेद में इसकी अतिशय प्रभावी और खातरीशीर चिकित्सा उपलब्ध है। मॉडर्न साइंस में ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोन इम्बैलेंस, रिकरेंट इन्फेक्शन, लैक ऑफ इम्यूनिटी, बढ़ती हुई उम्र और टेंशन, ये कॉजेस उसके बताए हुए हैं। यदि ये कॉजेस हम सोचते हैं तो आयुर्वेद में इसकी अच्छी चिकित्सा हमको दिखाई देती है। आज तक के 500 केसेस से ज्यादा केसेस का यदि मैं तुमको डिटेल बताऊंगा तो मुझे दावा है कि हर एक को आयुर्वेद के प्रति गर्व महसूस होगा। तुम यदि श्रद्धा से आयुर्वेद चिकित्सा करते हो तो जितने भी चैलेंजेस, जितने भी प्रॉब्लम आते हो, उनको तुम यश में परिवर्तित कर सकते हो और पूरी एएनसी आयुर्वेद चिकित्सा देकर
दैव उस दुखी दाम्पत्य के जीवन में संतान सुख देने का दैव दुर्लभ आनंद ले सकते हो। यह एक चिंचवड़ की पुणे चिंचवड़ की एक पंजाबी महिला उम्र 34 ईयर्स, पहले प्रेगनेंसी रही, थोड़ा सा प्रवास का निमित्त कारण हुआ और अबॉर्शन हो गया, और उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद में सेकंड प्रेगनेंसी रही, लेकिन 2 महीने में फिर से अबॉर्शन हो गया। उसके बाद में सभी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन किए, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आए, और तब से पिछले साल तक यानी 9 साल तक वो हर जगह पे पुणे के हर फेमस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आई और उसको अपरेश मिला। दरमियान IVF IUI उसने हर बार किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। किसी एक IVF पेशेंट की, मेरे एक IVF पेशेंट ने उसको उसकी हिस्ट्री बताई, तब वो आयुर्वेद के पास आई। आजकल तुमको दिखाई देता होगा कि जितने भी आपके पास पेशेंट आते हैं वो सभी को आयुर्वेद से, मॉडर्न से भी इंस्टेंट और फास्ट रिजल्ट अपेक्षित होते हैं। यानी आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है, ये गलत फहमी आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं है। ये पॉजिटिव अर्थ लेकर मैंने उसकी चिकित्सा शुरू की। पंजाबी महिला 2 वर्ष का 2 बार अपयश और 9 साल का कालावधि होने के कारण वो काफी चिंतित, निराश और अस्वस्थ थी। बार बार बातें करते हुए, इंटरप्ट करते हुए, लेकिन सर होगा ना, लेकिन सर होगा ना, ये मुझे पूछती थी और बार बार उसको वही समझाना पड़ता था। उसके टोटल रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन उसके हिस्ट्री में उसको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, कालियां हुए थे और वो पित्त प्रकृति की थी। तो ये 2 हेतु गर्भपात के तय करके मैंने, यदि 3 महीने हम गर्भ टीकने की चिकित्सा करते हैं और उसके बाद में गर्भस्थापक चिकित्सा करते हैं तो फायदा होगा, ये उसको बताया। जिस महिला ने उसको आयुर्वेद के पास भेजा था उसने कहा था कि 7वें दिन जाना पड़ता है, तो 7वां दिन था, इसलिए फलगुण से शुरुआत करेंगे ये तय करके उसको आभ्यंतर रक्त पित्तन की चिकित्सा दी। विरेचन हेतु महातिक्त घृतपान 100 ग्राम 1 चम्मच डेली लेकर, वर्धमान मात्रा में लेकर घर पर ही विरेचन को उसे दे दिया और उसका फलगुण का उत्तर बस्ती कर दिया। उत्तर बस्ती करते समय काफी मात्रा में सर्वाइकल निरोधन थे, उसके कारण श्वेत प्रदत्त था। इसमें त्रिफला, अशोक, डायटी, विलंग, कषाय रसों से, कषाय द्रव्यों से उसका धावन कर लिया और फेमिक्लेक्स जेल उसको अंदर से लगाने के लिए दे दिया। उसकी चिकित्सा शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद में डेली 4-5 फोन उसके रोज आते थे, बार बार वही बात वो दोहराती थी और वो परेशान करती थी। तो मैंने एक आर्यवी की जो लड़की थी उसका नंबर दिया और इसके आगे उसको फोन करना ऐसे कहा। 8 दिन में ही वो लड़की उसके फोन को डरने लगी, इतने फोन उसको आते थे। यानी उस चिंता के कारण वो कितने अस्वस्थ थी, यही उससे प्रतीत होता था। हर महीने 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए वो आती थी और आगे की शमन चिकित्सा लेकर जाती थी। 3 महीने की चिकित्सा के उपरांत वो सर्वाइकल निरोधन, श्वेत प्रदर, आम्ल पित्त, सिरस्यूर, निद्रानाश काफी हद तक दूर हो गए और अब मुझे काफी ठंडा ठंडा गुनगुन महसूस होता है, ऐसे वो कहने लगे। तो मैंने कहा इस महीने की उत्तर बस्ती के बाद में हम गर्भस्थापक चिकित्सा शुरू करेंगे, इसलिए उसको कैप्सूल ओविजन और गर्भधारिणी ओटी बाकी की शमन चिकित्सा के साथ में शुरू किया और हर 10वें दिन से फॉलिकुलर स्टडी करने के लिए कहते थे। हर बार फॉलिकुलर स्टडी, फॉलिकल रप्चर होने के बावजूद भी गर्भधारणा क्यों नहीं होती है, ये उसका प्रश्न बात में मुझे टेंशन फील करने लगा। ऐसे 8 महीने चले गए और 9वें महीने में हमें यश प्राप्ति हो गई। 9वें महीने में उसकी यूटिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। एक टप्पा हमने क्रॉस कर लिया था, वो काफी खुश हो गई। दूसरे दिन दूसरे महीने की दवा लेने के लिए आ गई और दवा लेकर चली गई और साधारण 1 ही हफ्ता हुआ होगा, सुबह मॉर्निंग में उसका फोन आया, सर आज सुबह मुझे स्पॉटिंग हुआ। तो कोई चिंता की तो बात नहीं है ना। मैंने कहा एक्स्ट्रा कोलिनिक ब्लीडिंग ज़्यादातर होता है, आप शाम को सोनोग्राफी करवा लो और क्या रिपोर्ट है मुझे इन्फॉर्म करो। शाम को उसका सोनोग्राफी रिपोर्ट देने के लिए फोन आया, जो चिंता में अधिक भर डालने वाला निकला। उसने कहा कि सर सोनोग्राफी की तो ट्विंस प्रेगनेंसी है और ट्विंस प्रेगनेंसी भी वो मोनो एम्नियोटिक और मोनोकोरोनिक प्रेगनेंसी है। यानी आजकल जो प्रेगनेंसी होती है वो डायएम्नियोटिक डायकोरोनिक होती है, यानी 2 अलग अलग सैक में फीटस की ग्रोथ होती है और इसमें एक ही सैक में एक ही प्लेसेंटा से 2 बच्चे की ग्रोथ हो रही थी, जो कि आधुनिक शास्त्रों से रिस्की प्रेगनेंसी कहता है और ये आगे चल के दिखती नहीं है। फिर से रोना शुरू हुआ। मैंने कहा कि ये वाहेगुरु की कृपा समझो और चंदन बला तेल का मात्रा उससे डेली लेने के लिए उसे कहा। 15 दिन के बाद देखते हैं, ऐसा कहा। 15 दिन के बाद जब सोनोग्राफी की तो दोनों बच्चों में फिटल पोल आए थे, यानी ऑल इज वेल था और दोनों बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही थी।
इसके पहले दोनों बार ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए उस खुशी में वो मोनोअम्नियोटिक प्रेगनेंसी का टेंशन भूल गए। आगे चमन चिकित्सा चलती रही। दरम्यान पुणे के एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट को जस्ट हम दिखाते हैं, एक भी मॉडर्न ट्रीटमेंट, एक भी मॉडर्न गोली उसने आज तक नहीं ली। जो फाइंडिंग होते हैं वो मुझे फोन पे बोलती है और मैं वहां से दवा भेजता हूँ। 5.5 महीने की कंजेनाइटल एनोमल स्कैन इतनी एब्सोल्युटली नॉर्मल आई, यानी दोनों भी बच्चों की बायोमेट्रिकली ग्रोथ एक भी दिन आगे पीछे नहीं है। तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख के उसको कहा कि यू आर द लकी लेडी। और आज कल ही उसका 8वां महीना खत्म हुआ। कल बेचारी उसके पति के साथ में 5:30 बजे से 8 बजे तक क्या मेरे लिए बैठी थी, लेकिन हम पहुंचे यहाँ 9:30 बजे, तो भी उसके हस्बैंड अकेले बैठे थे। आगे की दवा कल मैं लेकर आया था, दवा लेकर चले गए और अगले महीने में 2 बच्चे आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो चमत्कार साबित होंगे वही चिंचवड़ में जन्म लेंगे। यानी मोनोएम्नियोटिक प्रेगनेंसी जिसे आधुनिक शास्त्र ने रिस्की कहा है, कठिन कहा है, उसे आयुर्वेद ने कितने सीधे तरीके से सफलता का अंजाम दिया था। एक श्रीरामपुर बाबड़ेश्वर की एक स्त्री, उम्र 31 साल, उसके इतिहास में 7 बार उसका अबॉर्शन हुआ था। और आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, अंदर के बाहर के सभी प्रकार के धार्मिक विधि सब करने के बावजूद भी अपयश आने के कारण घर वालों का उसके तरफ देखने का नजरिया बदल चुका था। ग्रामीण भाग में रहने वाले उस सुशिक्षित परिवार का नजरिया उसके तरफ देखने का अलग होने के कारण जिंदगी की आखिरी चिकित्सा या जिंदगी का आखिरी पर्याय समझकर पड़ोसी के सलाह पर वो आयुर्वेद के पास आई थी। आयुर्वेद अनुसार उसके हेतु रक्त और पित्त दृष्टि जन्य थे। उसको भी बचपन में चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी और उसकी पित्त प्रकृति थी। दोषानुरूप अम्ल पित्त और उष्णता के उसे लक्षण थे। उसके आंख हमेशा लाल गुंदा और अश्रुपूर्ण रहते थे, क्योंकि हर एक दिन वो अंदर रोते रोते निकालती थी। घुटन से उसके मन में हमेशा रहती थी। उसको आयुर्वेद के इतिहास के बारे में, आयुर्वेद के बारे में समझा और काफी सक्सेस स्टोरीज उसको बताई और आयुर्वेद से डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा ये विश्वास उसको दिलाया। ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनकी मेरी चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम होती है। स्नेह विरेचन, रक्तमोक्षण, फलद्रुत का उत्तर बस्ती और एंटीवायरल रक्त वितरण चिकित्सा। घर पर रहने का कोई प्रॉब्लम उसे था ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि आगे की ट्रीटमेंट 2 महीने तक 3 महीने तक प्रिकॉशन लेना और उसके बाद में हम चिकित्सा करेंगे। उसको स्नेह रक्तमोक्षण विरेचन कैसे बताते हुए शिरोधारा मनस्थिति के लिए, मनस्थ मनस्थिति के लिए उसकी की और शिरोधारा पश्चात उसको अभ्यंतर रजनीय गोली सुबह 10 बजे 2 गोली, प्रथम मास होती 1-1 गोली 2 बार, रक्तपाचक होती 1-1 गोली 2 बार, वयामल की घनवटी 1-1 2 बार और कैप्सूल टॉक्सोबिन 1-1 गोली 2 बार। परिपाठादी काढ़ा मैं 3 बॉटल का कोर्स करवाता हूँ, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, जो 5 भौतिक में कहा है, तो 2-2 चम्मच 2 बार। और चंदन वाला सहजन तेल का मात्रा बस्ती ये रोज लेने के लिए कहा। पीरियड के 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए उसको आने के लिए कहा। तब तक महातीकृत घृतपान विरेचन के लिए दे दिया। हरितिपिटिकली वायलट टैबलेट और 2 लघु तुच्छे ये हमारा विरेचन योग होता है। ये 7वें दिन सुबह अगले मॉर्निंग लेने के लिए कहा। बराबर 7वें दिन वो उत्तर बस्ती के लिए आई। फलद्रुत का उत्तर बस्ती हुआ, रक्तमोक्षण भी उस समय हुआ और उसको अभ्यंतर शतावरी ग्रुप 1 चम्मच आधा कप गर्म दूध में लेने के लिए एज अ बल्य उसे दे दिया। बराबर 3 महीने, हर महीने 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए आती थी। चमन चिकित्सा चलती रही। दरम्यान शारीरिक और मानसिक बदल उसमें दिखाई देने लगे। तन मन से वो सुख अनुभूत करने लगी और उसने कहा भी मुझे अभी काफी अच्छा लगता है और मैं आयुर्वेद की ऋणी हूँ कि आयुर्वेद ने मुझे नया जीवन दिया है और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आयुर्वेद से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। उसको उसी महीने में 7वें दिन के बाद उत्तर बस्ती के बाद में गर्भस्थापक चिकित्सा देके यदि प्रेगनेंसी रहती है तो चलेगा, ऐसे कहा। उसे प्रेगनेंसी रहने का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। उसी महीने में उसका पीरियड मिस हो गया और उसकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। खुशी तो हुई, लेकिन इमीडिएट उसने कहा कि सर फिर से पहले जैसे नहीं होगा ना। मैंने कहा पहले 7 बार तुझे आयुर्वेद चिकित्सा नहीं की, इस बार आयुर्वेद चिकित्सा ही अहम प्राथमिकता में है, तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बीमार होती, रक्तपाचक होती, गर्भपात रस
सांडू का सायरप रेगुलर और सभी चिकित्सा उसको चालू रही। मात्रा बस्ती हफ्ते में 2 बार, एक बार चंदनमाला तेल का, एक बार सरजल तेल का उसको लेने के लिए कहा। दूसरे महीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। 2 महीने खत्म होने के बाद वो फिर से चिकित्सा के लिए आ गई। इस बार उसके साथ में उसकी सासू माँ साथ में थी, जबकि इसके पहले हर बार उसकी माँ साथ में आती थी। आते उसके सासू ने कहा कि 2 महीने हो गए, सोनोग्राफी कराओ, क्या फर्क हुआ ये पता चलेगा। तो सासू माँ को क्या एक्सपेक्ट था ये पता होने के कारण मैंने तुरंत सोनोग्राफी को चीज दी और बाजू वाले सोनोग्राफी सेंटर से सोनोग्राफी कर आने के लिए कहा। 2.5-3 घंटे के बाद एक ट्रेनी डॉक्टर ने रिपोर्ट मुझे लाकर अंदर दिखाया। ओपन करते हुए उस बूढ़ी को आप चमत्कार दिखाएंगे ये विश्वास मन में लेते हुए मैंने रिपोर्ट देखा। उसमें 8 वीक्स 2 डेज लाइफ सिंगल प्रेगनेंसी विद फीटल कोल एंड कार्डियक एक्टिविटी सीन, ऐसा रिपोर्ट आया। मैंने तुरंत दोनों को अंदर बुलाया और उनको दोनों को रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, उसके सासू को स्पेशली दिखाया कि उसके हार्ट साउंड चल रहे हैं, तो शुरू हो गए, अब कोई चिंता की बात नहीं है और सबसे मेन टेंशन लेने का नहीं है, इसको समझाओ। उस सासू ने उसके कंधे पे हाथ लगा के उसको सीने से लगाया और कहा कि डॉक्टर कि आप इसके आगे बिल्कुल टेंशन नहीं लेगी, ये मेरा वादा रहा। आयुर्वेद क्या होता है या जिंदगी में पैसे कमाना सब कुछ नहीं होता है, तो ये मैंने उस समय देखा। उसके आंखों से सुख के आंसू पिघल रहे थे और उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी कि जो मुझे काफी कुछ समाधान देके गई। स्वर्ग का आभास जैसे उसे हो रहा था। वो चली गई। उसके बाद में आगे की हर चिकित्सा, हर महीने की चिकित्सा चलती रही। 7.5वें महीने के बाद में उनके बाजू में जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनके पास उसने नाम रजिस्टर करवाया कि जिनके पास 7 बार उसका ट्रीटमेंट हुआ था। तो डॉक्टर ने जब वो सब रिपोर्ट देखे तो वो एंटी आयुर्वेदा डॉक्टर था, तो उसको भी आश्चर्य हुआ। और उसके बाद में जब भी वो फॉलोअप को वहाँ जाती थी, हर हफ्ते उसको मैंने कहा था कि जाते रहो, हर बार जो फाइंडिंग्स है वो मुझे फोन करके, सर उसमें ये है, सर उसमें है, बीपी इतना है, ये सर करके बोलता था। एक सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर तुमको सर कहता है तो जिंदगी में और क्या चाहिए। और फिर नॉर्मल डिलीवरी होके एक सुंदर से पुत्र को उसने जन्म दिया। यानी उस जीवन में दुखी नैराश्य एवं उसके परिवार का नैराश्य कारण हुए उस स्त्री के जीवन में आनंद देने का, उसके फैमिली को, उसको परिवार को आनंद देने का महत्वपूर्ण कार्य आयुर्वेद ने करके दिखाया था। एक येवला अंधेश्वर के शिक्षक दाम्पत्य, उम्र 32 साल, आते ही उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर हम काफी उम्मीद लेके, काफी अपेक्षा से आपके पास आए हैं। उनके इतिहास में उनको एक 8 साल की लड़की थी कि जो जन्मतः मुखबधिर डीप एंड डम्ब थी और उसके बाद में 6 बार उसको प्रेगनेंसी रही, लेकिन सभी प्रकार के केयर, सभी प्रकार के मेडिसिन, सभी प्रकार के धार्मिक विधि करने के बावजूद भी उसको अपयश आया था। और अब तो अलग ही बता रहे थे पिछले 2 सालों से उसको प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही थी, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी उसे थी। इस केस में चिकित्सा के 3 स्टेजेस थे। नंबर 1, प्रेगनेंसी रहती नहीं इसलिए प्रेगनेंसी रहने की दवा लेना। नंबर 2, प्रेगनेंसी टिकती नहीं इसलिए टिकने की दवा लेना। और नंबर 3, पहली लड़की मुखबधिर होने के कारण जो संतान होगी वो सुदृढ़ हो ऐसी दवा लेना। आयुर्वेद से सब कुछ पॉसिबल होता है। मैंने उसको विश्वास दिला और उसकी चिकित्सा शुरू की। वो पित्त प्रकृति की महिला थी और 6 आघात उसने सहन किए थे, इसलिए अम्ल पित्त शिरशूल निदानास नैराश्य पाल्पिटेशन उसको हमेशा थे। और अहम बात यह थी कि उसको बचपन में भी चिकन पॉक्स हुआ था और कॉलेज लाइफ में भी चिकन पॉक्स हुआ था। तो मैंने कहा यही 2 उष्णता के मेन कारण है, तो ये उष्णता शरीर से निकालकर शरीर गर्भ टिकने के लायक पहले करेंगे, फिर गर्भ स्थापक चिकित्सा करेंगे और फिर रहने सुदृढ़ बच्चे की चिकित्सा करेंगे। तो ये जितने भी केसेस होते हैं टॉर्चिस पॉजिटिव वाले, पित्त प्रकृति, चिकन पॉक्स हिस्ट्री वाले, तो उनमें मेरा एक चिकित्सा का फॉर्मूला जो 500 से भी ज्यादा सक्सेस मुझे दे चुका है, तो ये फॉर्मूला मेरा सेम होता है। उनमें पित्त और रक्त की दूषित होने के कारण मासिक का 100 ग्राम का मैं स्नेहन करता हूँ, उसके बाद में विरेचन और रक्त मोक्षण करता हूँ। घर पर टिकने का काम आपान वायु का होता है, इसलिए सहचर तेल का मात्रा बस्ती घर पर ही मैं पेशेंट को लेने के लिए देता हूँ। 2 महीने मात्रा बस्ती घर पर करने के लिए कहता हूँ। और अभ्यंतर प्रथम मासकोटी, रक्तपात चकोटी, रजनी एवं भोयामल की घनया टॉक्सिनिल कैप्सूल, परिपाटवती काढ़ा,
और प्रवाल शंकर माक्षी कोदंती गोयल अर्पितकर हरितकी एस्टिमनु पुनर्नाम माका ये मिश्रण आधा चम्मच 2 बार लेने के लिए कहता हूँ। और हर महीने 7वें दिन फलग्रुप का उत्तर बस्ती करना है। और तीसरे महीने में उपरोक्त शमन चिकित्सा के साथ में उत्तर बस्ती के बाद में 1 चम्मच फलग्रुप मॉर्निंग में शुरू करता हूँ और 10वें दिन से फॉलिकुलर स्टडी करने के लिए पेशेंट को कहता हूँ। यदि फॉलिकल ग्रोथ नहीं होती है तो आधा कप गर्म दूध में 1 चम्मच एरंडा तेल डालने के लिए कहता हूँ और पीने के लिए कहता हूँ, जिससे वायु का अनुलोमन होकर फॉलिकल की ग्रोथ होती है। उससे भी नहीं होता है तो 2 बूंद अदरक स्वरस नष्ट करने के लिए कहता हूँ, या पुष्प धनवा रस या स्वर्ण मकर ध्वज होती, जिससे फॉलिकल स्टिमुलेट होकर ओवुलेशन होता है। मैं हर पेशेंट में हर महीने में सिर्फ 1 ही उत्तर बस्ती करता हूँ। जितने भी केसेस हुए ज्यादा उत्तर बस्ती से 1 उत्तर बस्ती के सक्सेसिव रेट, ये पहले से 1 उत्तर बस्ती का रेट ये हमेशा ज्यादा देखा मैंने देखा है। आर्थिक स्वार्थ के लिए मैं ज्यादा उत्तर बस्ती नहीं करता हूँ। यदि तुम उत्तर बस्ती करते हो तो कुछ ना कुछ मात्रा में एब्रेजन इंजुरी एंडोमेट्रियम होती है, इसलिए 1 उत्तर बस्ती सफिशिएंट होता है। इस पेशेंट में 5वें महीने में हमें यश मिला। 5वें महीने में उसकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, खुशी हुई, गर्भपाल रस, बीमार छोटी, बाकी प्रेगनेंटोसाइडस ये चालू हो गया। और हर हफ्ते 2 मात्रा बस्ती उसको लेने के लिए घर पर कहा। काफी विद्यार्थी काफी वय तक पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में मात्रा बस्ती लेना जरूरी है क्या, मात्रा बस्ती लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक बार दवा भी नहीं लेते तो भी चलेगा, लेकिन बस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा भी पीयू क्लीनिंग होता है, पीयू स्पॉटिंग होता है, तो चंदन बाला तेल का 30 ml का बस्ती दे दो, पीयू क्लीनिंग इमीडिएट स्टॉप होते हुए दिखाई देगा। जरूरत पड़े तो प्रेगनेंसी में नीरो बस्ती भी मैंने दिए हुए हैं। यदि बद्धकोष्ठता है तो नीरो बस्ती दे दो, वायु का अनुलोमन हो जाएगा, मलबद्धता दूर हो जाएगी। और यही नीरो बस्ती फुल टर्म होने के बाद तुम दे दो, लेबर पे स्टार्ट होगा। ये अपने आयुर्वेद का चमत्कार है। इस पेशेंट में मात्रा बस्ती चलते रहे, मात्रा बस्ती से स्मूथली प्रेगनेंसी होती है, उदरशूल होता नहीं, बैकएक होता नहीं, बद्धकोष्ठता होती नहीं और उसके कारण दुर्बलता आती नहीं है। इस पेशेंट में 2.5 महीने के बाद उसकी सोनोग्राफी करवाई, उसमें 10 वीक्स सिंगल लाइफ विदन प्रेगनेंसी और विटल पोर और कार्डियक एक्टिविटी थी, जो कि पहले 6 बार में कभी भी विटल पोर नहीं आए थे। उसको खुशी हो गई, आगे की ट्रीटमेंट चलती रही और पूरी हेल्थी आयुर्वेदिक चिकित्सा से हो गई। 7वें महीने में थोड़ा बीपी बढ़ा, पुनर्नाम 100 टैबलेट आबाना से वो भी कंट्रोल हो गया। और जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रही थी उसने कहा था कि पहला सीजर हुआ है और इस बार बच्चे की ग्रोथ ज्यादा है तो सीजर ही करना पड़ेगा। ये उसका दावा आयुर्वेद ने झूठा साबित कर दिया। 1 चम्मच एरंडा से उसकी लेबर पेन स्टार्ट हो गए और नॉर्मल डिलीवरी होके उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जो आज भी 100 बच्चे में हटके दिखता है, जिसका नाम उन्होंने आयुराम रखा है, अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी। यदि पति नॉर्मल स्पर्मिक है, वाइफ में मेंसेस रेगुलर है, ओवुलेशन हर महीने में होता है, बायलैटरल ट्यूबल पेटेंसी है, उसकी ए में जो एंटीमुलर हार्मोन कहते हैं जिससे फर्टिलिटी रेट पता चलता है, ये भी नॉर्मल है। जो पीसीटी आजकल पोस्टकॉइटल टेस्ट की जाती है, जिससे वजाइनल पीएच एसिडिक हो तो स्पर्म डेड होने के कारण प्रेगनेंसी नहीं रहती, तो पीसीटी भी उसकी निगेटिव है और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ज्यादातर पेशेंट ये मेडिसिन लेने में गलती करती है, इसलिए पेशेंट भी रुग्ण विषयवश रुग्ण है, जो इंस्ट्रक्शन या उस हिसाब से काम करता है, दवा लेता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो इस ऐसे केसेस में नसीब का भाग आता है। मैं ऐसे केसेस में हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर इच्छा यदि होगी तो तुमको होगा। तो ये सब नॉर्मल है और उसके बावजूद भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो छोटी छोटी बातों का विचार करना काफी जरूरी होता है, कि जो हम बीएमएस वाले ही करते हैं। क्योंकि बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो ग्रास रूट तक जाए और रिपोर्ट के सिवा कुछ उनसे बातें करें। हम बीएमएस वाले में नेचुरल पोटेंशियल होता है। उसका एक सत्य उदाहरण बताना चाहूंगा। हम 80 में मेरा बीएमएस का एडमिशन था, हम नासिक बीएमएस में थे, तो नासिक का मेन रोड जो था वो उस समय हमारे कॉलेज के समय वो कॉलेज कुमारों के लिए फेमस था। यानी शाम के टाइम में सब कॉलेज कुमार वो मेन रोड पे दिखाई देंगे। तो ऐसे 3 फ्रेंड, एक जो कि एमडी कर रहा था मॉडर्न का, एमबीबीएस के बाद में मेडिसिन में पीजी कर रहा था,
एक MS आर्थो कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था, और तीसरा एक BMS इंटर्नशिप वाला उनमें लटका हुआ था। ऐसे 3 फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड थे, तीनों एक ही गांव के होने के कारण वहाँ खड़े थे और दूर से उनको 2 लड़कियां, सुंदर लड़कियां आते हुए दिखाई दी। सुंदर लड़के तो तीनों ने उनके तरफ देखना शुरू किया। उनमें से एक लड़की लंगड़ाती हुई आते हुए उन्होंने देखा। तभी ये तो होशियार रहते, बाकी सब BMS वाले तो होशियार नहीं होते। तो इमीडिएट जो फिजिशियन हेल्प भी कर रहा था उसने कहा कि देखो, सी द केस ऑफ लेफ्ट साइड का। तो ये MS आर्थ वाला कहता है कि नहीं, डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग इन हर लेग, कोई तो भी उसको लगी वुंड होगी लेग, इसलिए वो ऐसा चल रही है। BMS वाला शांत रहा, वो कुछ नहीं बोला बेचारा। तो फिर ये पूछते उसको, तेरा क्या ओपिनियन है? वो थोड़ा सा देखता है, सोचता है और कहता है कि मेरे एहसास से उसको कुछ भी नहीं हुआ है, लंगड़ाने का कारण कुछ अलग ही होगा। ये दोनों भी हंसते हैं क्योंकि कुछ आया नहीं इसको। जैसे ये दोनों लड़कियां आती है और उनको क्रॉस करके चली जाती है तो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की का चप्पल का अंगूठा टूटा हुआ था और उसके कारण वो चप्पल घिसते घिसते चल रही थी। फिर वो दोनों एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस BMS वाले को पूछते हैं कि तूने कैसे क्या जजमेंट किया? तो कहता है कि तुम सब बड़े बड़े डिसीज में सोच रहे थे, मैंने सिर्फ ये देखा कि यदि उसको ये सब होता तो इतने हंसी मजाक के साथ तो चलती नहीं कभी, क्योंकि वो इतनी हंसते हुए गपशप कर रही है, इसलिए डेफिनेटली उसको कोई फिजिकल कॉज नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि कारण वो नहीं है। कहने का मतलब है कि ये पोटेंशियल हमें होता है और उसके कारण हमें ज्यादा सक्सेस मिलता है। नेक्स्ट। और जब ऐसे होता है तो छोटी छोटी बातों का भी सोचना जरूरी होता है, जैसे कि उनका शारीरिक संबंध ठीक होता है नहीं होता है तो किस तरीके से होता है, उनमें कुछ उनको प्रॉब्लम आते हैं क्या, ये भी पूछना जरूरी होता है। एक बॉम्बे के एक इंजीनियर दाम्पत्य, वो कॉर्पोरेशन में एक इंजीनियर थे, उनकी बीवी भी एजुकेटेड थी, जो प्रेगनेंसी के कारण घर पर ही रहती थी। 4 साल उन्होंने कोशिश करवाई, कुछ फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी लेबलाइज किया। हिंदुजा ब्रिज कैंडी में ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी फर्क न होने के कारण वो चिंताग्रस्त थे। तो मैंने कहा ये सब ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद से होता है, इसलिए उनको सब रुष्या और रक्त वितरण चिकित्सा उसे दे दी। और 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए आना, फलगुट के उत्तर बस्ती के बाद में फायदा होगा, ऐसे कहकर उसे भेज दिया। 7वें दिन उत्तर बस्ती के लिए आ गई और आने के बाद परिचारक ने उसे अंदर लेकर स्नेह सेवन करवाया। और जब उसको यूनि प्रक्षालन करना था, यूनि क्लीनिंग करनी थी, तो वो बाद में क्रेडी लेडी डॉक्टर आया और उसने कहा सर उसको जब नहीं रहा, आकर देखो। कंसल्टिंग का पेशेंट खत्म करके मैं उत्तर बस्ती रूम में चला गया और वो देखने के बाद मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि उसका हाइमेन वैसे की वैसे ही था, यानी उसका कौमार्य भंग अभी तक नहीं हुआ था। हाउ इट इज पॉसिबल, मैं सोचने लगा। तो यदि कॉन्टैक्ट ही नहीं हुए तो प्रेगनेंसी रहेगी कैसे? मैंने उसको कहा कि ये क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे तकलीफ होती है इसलिए हम धीरे से करते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं करते। तो प्रेगनेंसी न रहने का कारण मुझे पता चल गया। मैं बाहर आने के बाद उसके हस्बैंड को बुला लिया और कहा तुम्हारे कॉन्टैक्ट ही नहीं हुए तो प्रेगनेंसी कैसे करेंगे? वो तो एजुकेटेड था लेकिन इस मामले में काफ़ी अज्ञानी दिखा। उसको मैंने कहा तुम कॉन्टैक्ट कैसे रखते हो? उसने कहा कि सर उसको पेन होते हैं इसलिए हम ज़्यादा प्रोसीड नहीं होते। मैंने कहा एज लुब्रिकेशन कोकोनट ऑयल या वैसलीन इस्तेमाल करो और प्रोसीड आगे चलो। दूसरे दिन रात को 12 बजे उसका फोन आया, सर काम फतेह हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी महीने में उसकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, प्रेगनेंसी रह गई, पूरी NCI से होकर एक सुंदर से पुत्री को उसने जन्म दिया। यानी इस केस में सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग अलग सा था, ये बताना था, उससे रिजल्ट मिल गए। एक IT सेक्टर के दाम्पत्य फर्टिलिटी के लिए आए। पहले 2 महीने उन्होंने प्लानिंग, 2 साल पहले प्लानिंग किया, उसके 2 साल कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रही, सब रिपोर्ट नॉर्मल थे। आयुर्वेद में हिस्ट्री टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है ये इस केस में मुझे पता चला। उनकी लाइफस्टाइल यदि IT वाले जितने होते हैं उनके लाइफस्टाइल यदि तुम देखोगे तो वो आश्चर्यचकित या आश्चर्यचकित करने वाली होती है। दोनों भी IT में अलग अलग कंपनी में थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे दोनों भी थककर घर आते थे, फ्लैट पे आते थे। जो टिफिन आया होता है वो टिफिन खा के थक के सो जाते थे। हफ्ते में 3-4 बार दोनों में से एक की नाइट ड्यूटी या नाइट शिफ्ट होती थी।
इसके कारण महीने में 2 या 3 बार उनके फिजिकल रिलेशन होते थे। उसमें से ज़्यादातर बार ओव्यूलेशन के समय कभी नहीं होते थे। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सब रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट नॉर्मल थे। क्लोमिफेन साइक्लेट का इंडक्शन करके ओव्यूलेशन स्टडी करने के लिए कहा। 4-5 बार करवाया, उनमें से 1-2 बार उन्होंने पूरी तरह से किया, 2-3 बार आदत छोड़ दिया। जब ओव्यूलेशन हुआ तो डॉक्टर ने कांटेक्ट रखने के लिए कहा, लेकिन थकान के कारण वो नहीं कर पाए। डॉक्टर को भी वो हुए न हो पूछने का टाइम नहीं मिला, और शर्मा की इन्होंने भी ये कारण नहीं बताया। ये इनफर्टिलिटी का उनमें कारण था। तो मैंने कहा सब IT वाले तुम कुछ बोलने जाओ, इम्पॉसिबल है, उनका फिक्स वर्ड रहता है। वो बोलते इम्पॉसिबल है। तो मैंने उनको एक कहा कि यदि तुमको ट्रीटमेंट लेनी है तो 1 महीना छुट्टी लेकर दोनों को घर पर रहना पड़ेगा। इमीडिएट दोनों ने हाउ इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैंने कहा ट्रीटमेंट नहीं है। फिर ओके कह के चले गए। 2 साल वो काफी इधर उधर फिर से घूमे और फिर से आयुर्वेद के पास आए। वृत्ति बोल होती है उसका वो उदाहरण। आते ही मैंने कहा छुट्टी, तो उसने कहा सर हमने 1 महीने की छुट्टी ली है, आप ट्रीटमेंट दे दो। अभी इस केस में मेरा लॉजिक ये था कि यदि वो घर पर रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, तो उनके ओव्यूलेशन के समय यदि कांटेक्ट होते तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा थे। यदि ये मैं उनको कहने जाता तो ये वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैंने सिंपल ट्रीटमेंट उनको दे दी और घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो, ऐसे कह के भेज दिया। उसी महीने में 30 दिन होने के बाद में उसका फोन आया, सर पीरियड आया नहीं। मैंने कहा इम्यूनिटी टेस्ट करके देखो। उसने कहा सर टेस्ट करवाई, 2 लाइन आ रही है। 2 लाइन यानी पॉजिटिव है ना। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, टेस्ट पॉजिटिव है, थैंक यू। हुआ सब हुआ तो उसके हस्बैंड फिर पूछने लगे कि डॉक्टर ये हुआ कैसे, बड़े डॉक्टर के बाद में मन में ये बात आई कैसे नहीं। तो मैंने कहा ये सिंपल लॉजिक था, जब ओवुलेशन होता था तब तुम्हारे कॉन्टेक्ट ही नहीं होते थे, तो कंसेप्शन कैसे क्या होगा। वो हंसने लगा। मैंने कहा यही तो आयुर्वेद का राज है कि हम ग्रास रूट से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे कभी नहीं आते। मैंने 30 साल की प्रैक्टिस में आयुर्वेद के अनेक चमत्कार अनेक केसेस में देखे हैं। असाध्य लगने वाले केस आयुर्वेदिक चिकित्सा से अल्प समय में ठीक होते हुए भी देखे हैं। स्वर्ग सुख देने वाले चमत्कार, स्वर्ग सुख देने वाले रुझान वो देखे हैं। वंदत्व के अनेक केसेस के अनेक केस के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि वंदत्व का रिजल्ट यश ये सर्वस्वी ईश्वर इच्छा, उस दाम्पत्य का नसीब, और तीसरा वो डॉक्टर का नसीब, इन पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने काफी पेशेंट पुणे के ऐसे देखे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर से फेलियर के आयुर्वेद के पास आए हैं और नाम मात्र अल्प समय की चिकित्सा से उनको यश प्राप्त होते मैंने देखा है, जिसे हम कहते हैं कि हाथ पूरी। पूरे विश्व में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के 70% से भी ज्यादा केसेस है जिनमें पति और पति दोनों में भी दोष नहीं है। तो ऐसे केसेस में या जिनमें दोष है, ऐसे केसेस में भी हम देखें तो इनमें ज्यादातर एंजाइटी, एंशियसनेस ये मेन कॉज दिखाई देता है। यदि दोनों कपल शांति से चिकित्सा लेते हैं, स्पेशली वो स्त्री यदि पैनिक नहीं होती है, शांति से चिकित्सा लेती है, तो यश का सक्सेसफुल रेट डेफिनेटली बड़ा हुआ दिखाई देता है। हमको पता है कि जब चाहिए तब कुछ नहीं मिलता है, चाहिए नहीं मिलता है, जब नहीं चाहिए तब ज्यादा मिलता है। बारिश चाहिए, हम महाराष्ट्र वाले चिल्लाते बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं चाहिए वो चेन्नई पानी में डूब जाता है। तो ये निसर्ग नियम है। इसलिए वो यदि लेडी पैनिक होती नहीं, ज्यादा एंशियस नहीं होती है, शांति से चिकित्सा लेती है, तो उसको डेफिनेटली फायदा होता है। उसके लिए नष्ट शिरोधारा और अपने जितने भी मेथड शमन चिकित्सा ही उसमें काम आती है। औरंगाबाद की एक महिला उम्र 34 ईयर्स, जिसको मन शांति की चिकित्सा देने के बाद में प्रेगनेंसी रहते हुए मैंने देखा है, जो कि पहले बच्चे के बाद में दूसरा चांस लेना था, 3-4 साल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ, काफी जगह घूमे और उस मेंटली शॉक से वो सिजोफ्रेनिया में डाइवर्ट हो गए। और पिछले 8 साल से वो सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त थी, मॉडर्न की ट्रीटमेंट चालू थी और आयुर्वेद के पास आई, तभी भी उसमें कोई खासा चेंज नहीं था। बात पे गुस्सा होना, थोड़ी भी कुछ हुआ तो पति के ऊपर पति को डांटना, निगेटिव थिंकिंग, सुसाइड की भाषा कहना, ये सब उसके चालू है। शिरोधारा करवा के सब मेथड ट्रीटमेंट उसको दे दी। 15 दिन उपरांत जब वो आई तो आते ही उसने कहा कि सर मुझे काफी पॉजिटिविटी आई है, लगा तो तुम इनसे पूछ के देखो। और पति ने कहा कि सर काफी शांत हो गई है, अब स्वयंपाक भी कर रही है। मैंने इसके पहले सब खाना पकाना वो पति को ही करना पड़ता था। तो
तो आगे की चिकित्सा लेकर चले गए और एक हफ्ते के बाद उसके हस्बैंड का फोन आया कि सर उसको वोमिटिंग हो रही है। मैंने कहा उसको पित्त का अम्ल पित्त की शिकायत है, 16 मात्रा की चाटन में तो फायदा हो जाएगा, लेकिन उससे भी फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा एक बार यूरिन रूटीन और सीरम बिलिरुबिन देखो क्या होगा, या बिलिरुबिन बड़ा होगा तो भी नौसिया होता है, वो भी देख लो। रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, फिर से फोन आया सर वो भी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर मैंने पूछा उसकी पीरियड की डेट क्या थी, उसने कहा वो क्यों। मैंने कहा यदि प्रेगनेंसी होगी तो भी उसको उल्टियाँ हो सकती हो। बोले ये कैसे क्या पॉसिबल है। पिछले 13 सालों से हमने कोशिश की तभी कभी प्रेगनेंसी नहीं रहा, प्रेगनेंसी कैसे कर रहेगी। मैंने कहा एक बार रिपीट टेस्ट कराओ फिर बताओ। आधे घंटे में उसका फोन आया सर टेस्ट तो पॉजिटिव आई। मैंने कहा ये तो आयुर्वेद का चमत्कार है। उसने कहा सर कैसे क्या हुआ। तो मैंने कहा मन शांति के कारण उसको गर्भधारणा हुई और गर्भधारणा के कारण उसका मनोरोग उसके बाद में तुरंत चला गया। उसको बाद में लड़का हुआ, आज वो दोनों परिवार एकदम शांत है। सौमनस्य गर्भधारणा नामी आयुर्वेद चरक का जो वचन है उसका प्रत्यंतर उस केस में मुझे आया। इन शॉर्ट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के जितने भी हेतु है, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, टेंशन हो, हार्मोन इम्बैलेंस हो, एक्सेसिव वेट हो, नैराश्य हो, ये हम ट्रीट कर सकते हैं। रही बात टॉर्च पॉजिटिव की, उसका ये फार्मूला गारंटेड फार्मूला है, तुम आंख बंद करके बिंदास ट्रीटमेंट दे दो, फायदा होगा। लेकिन उसमें एक अहम बात है, क्योंकि यदि इसके साथ में एक भी गोली मॉडर्न की जाएगी तो डेफिनेटली अबॉर्शन होना है, होना है। मैंने 25 से ज़्यादा केसेस इसके देखे हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट लिया और अबॉर्शन हुआ है। इसलिए पेशेंट तुम्हारे पास यदि आता है तो तुम कॉन्फिडेंट रहो कि इससे होगा ही होगा। यदि तुम कहते हो कि नहीं मॉडर्न भी ले लो, ये भी ले लो, तो नहीं फायदा होता है। इसलिए मॉडर्न ट्रीटमेंट बिल्कुल लेना नहीं, सिर्फ आयुर्वेद की चिकित्सा से गारंटेड रिजल्ट मिलते हैं। रही बात तो मन शांति अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की, उसमें काफ़ी ये जो पॉइंट ये देखो वास्तु का भी प्रभाव होता है। मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे कि एक कपल 7 साल इनफर्टिलिटी थी, सभी प्रकार के देखे वास्तु के शास्त्र से। यदि आग्नेय साउथ ईस्ट में यदि दिशा बेडरूम आती है और वो लेडी पित्त प्रकृति होती है तो प्रेगनेंसी रहने में अड़चन आती है। मैंने एक कपल के देखा कि उनके पूरे बंगले के इर्द गिर्द अशोका के पेड़ लगाए हुए थे। अशोका एकमात्र पेड़ ऐसा है कि जिससे फल फूल नहीं आते, तो वो प्रभाव उस पर होता है। तो ये भी मैंने उनको 6 महीने कहीं तो भी दूसरी जगह जाके ट्राई करो, तो 6 महीने उन्होंने घर शिफ्ट करके चांस लेके देखा, प्रेगनेंसी रह गई। तो ये भी माइनर थिंग्स काम में आती हैं, तो ये भी ध्यान में रखो। और आज से तय करो कि एक एम्बिशन फिक्स रखो कि हमको ऊपर छलांग मारनी है, यानी आप आयुर्वेद स्टेरिलिटी सेंटर, आयुर्वेद इन्फर्टिलिटी सेंटर डालने हैं और उसमें तरक्की करनी है। इसके लिए हम एक दूसरे से मिलकर भी चिकित्सा कर सकते हैं। मैंने एमपी में देखा है कि जितने एमपी के स्टूडेंट जाते हैं, जो 3-3, 4-4 साथ में फ्रेंडशिप में प्रैक्टिस के समय रहते हैं, और एमपी में जाने के बाद एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करते हैं, तो वो महाराष्ट्र उसके बाद में काफ़ी भाग्यशाली कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करके तुम जाते, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग तैयार बैठे, कभी भी फोन करो, आते रात को फोन करो, हम बोलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, अपना गोल तय करके रखना कि मुझे करना ही करना है, तो डेफिनेटली उसमें यश मिलता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद डेफिनेटली आगे चल के आने वाले 10 साल में, जमदग्नि सर से मैं वही मॉर्निंग में स्टेज पे हमारी बात हुई, सर ने कहा कि एक 25 साल में आयुर्वेद पूरा हो जाए। मैंने कहा सर 25 साल काफी हुआ, 10 साल में एक सब होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद 10 साल में रिजल्ट करने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद ये 100 नाम की खजीना है। नेक्स्ट आयुर्वेद करते तो नेम फेम यश सब मिलता है। सिंघम आयुर्वेद के कारण आयुर्वेद करता था, इसलिए इनके साथ मिलने का, इनके साथ खाने का सौभाग्य मुझे मिला। नेक्स्ट, आयुर्वेद में इतने उपाय है, इतने तरीके हैं कि इस हर एक तरीके से तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो। और आयुर्वेद काम करना ये भी एक पुण्य का काम होता है। आयुर्वेद जो करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कैसे? तो यम का दरबार भरा हुआ होता है, उस दरबार में यम के चार्टर अकाउंटेंट चित्रगुप्त होते हैं, तो चित्रगुप्त सब हिसाब देते रहते हैं। एक ब्राह्मण उनको बुलाते हैं, वो ब्राह्मण सामने आता है, चित्रगुप्त सर हिसाब देते हैं कि ये इसने भजन कीर्तन करवा के लोगों को काफी पुण्य का काम किया, ये किया वो किया, सब बताते हैं। यमराज सब सोचते हैं और कहते हैं कि इसको नर्क के दरवाजे इसके खुलवा दिए जाए। वो
हैरान हो जाता है, मैंने जिंदगी भर इतना किया और फिर भी नर्क में जा रहा हूँ। उसके बाद में एक शराबी का नंबर आता है, वो बेचारा, उसको पता है अपना रास्ता तो नर्क में ही जाने वाला है। तो चित्रगुप्त सब कहता है कि ये हमेशा पीता रहता था, पी के सिर्फ मूंगफलियाँ खा के सो जाता था, इसने घर वाले के लिए कुछ नहीं किया, सब ये किया वो किया। यमराज सब सुनते हैं और कहते कि इसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलवा दिए जाए। एकदम शॉक हो जाता है। तो वो साहस करके हमसे पूछता है कि यमराज, मैंने जिंदगी में भर शराब पी, मैंने घर वालों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और फिर भी मुझे स्वर्ग, और बेचारे ब्राह्मण ने इतना किया, सब भगवान का नाम लिया, तो भी उसको नर्क में क्यों? तो यमराज उससे कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण व्याख्यान भजन करता था तो काफी लोग सोए हुए रहते थे, और जब तू शराब पीता था और शराब पी के तू सिर्फ मूंगफली खा के सो जाता था, तो इसलिए इनडायरेक्टली काफी उपवास तेरे से हुए हैं। तो इस पुण्य के कारण तुझे स्वर्ग में एंट्री मिल रही है। उसके बाद में आखिरी में नंबर आता है बेमिस वाले डॉक्टर का। वो बेचारा वो भी खड़ा रहता है। चित्रगुप्त सब कहता है उसने कभी आयुर्वेदिक लेके मरीजों की सेवा की वगैरह वगैरह। और यमराज सुन के कहते हैं कि इसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुलवा दिए जाए। बेमिस वाले को कभी कुछ मिला नहीं है, तो एकदम स्वर्ग बोले तो एकदम शॉक हो जाता है। तो वो भी साहस करके हमसे पूछता है कि यमराज, मुझे स्वर्ग में क्यों? तो यमराज कहते हैं कि तूने आयुर्वेदिक चिकित्सा की है। आयुर्वेद ऐसा है कि एक तुम चिकित्सा करने जाते हो तो 4 व्याधि अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस पुण्य के कारण तू स्वर्ग में जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करो। यहाँ पर अपने इतने खाने के बाद में भी जाग के सब व्याख्यान सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर बोलने का आज मैंने चांस दिया, इसलिए फिर से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। थैंक यू सो मच सर। कहीं तो भी दूसरी जगह जाके ट्राई करो, तो 6 महीने उन्होंने घर सीख करके चांस लेके देखा प्रेगनेंसी रह के। तो ये भी माइनर थिंग्स काम में आती हैं, तो ये भी ध्यान में रखो। और आज से तय करो कि एक एम्बिशन फिक्स रखो कि हमको ऊपर छलांग मारनी है, यानी आप आयुर्वेद स्टरलिटी सेंटर, आयुर्वेद इन्फर्टिलिटी सेंटर डालने हैं और उसमें तरक्की करनी है। इसके लिए हम एक दूसरे से मिलकर भी चिकित्सा कर सकते हैं। मैंने एमपी में देखा है कि जितने एमपी के स्टूडेंट जाते हैं, जो 3-3, 4-4 साथ में फ्रेंडशिप में प्रैक्टिस के समय रहते हैं, और एमपी में जाने के बाद एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करते हैं, तो वो महाराष्ट्र उसके बाद में काफी भाग्यशाली कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। डिस्कस करके तुम जाते, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग तैयार बैठे, कभी भी फोन करो, आधी रात को फोन करो, हम बोलने के लिए तैयार है। अपना गोल तय करके रखना कि मुझे करना ही करना है, तो डेफिनेटली उसमें यश मिलता है। आयुर्वेद डेफिनेटली आगे चल के आने वाले 10 साल में, जमानंदी सर से मैं वही मॉर्निंग स्टेज पे हमारी बात हुई, सर ने कहा कि एक 25 साल में आयुर्वेद पूरा हो जाए। मैंने कहा सर 25 साल काफी हुआ, 10 साल में एक सब होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद 10 साल में लीडर बनने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद ये चंबर नाम की खजीना है। नेक्स्ट आयुर्वेद करते हो तो नए सब मिलता है। सिंघम आयुर्वेद के कारण आयुर्वेद करता था, इसलिए इनके साथ मिलने का, इनके साथ खाने का सौभाग्य मुझे मिला। नेक्स्ट आयुर्वेद में इतने उपाय है, इतने तरीके हैं कि इस हर एक तरीके से तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो। और आयुर्वेद काम करना ये भी एक पुण्य का काम होता है। आयुर्वेद जो करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कैसे? तो यम का दरबार भरा हुआ होता है, उस दरबार में यम के चार्टर अकाउंटेंट चित्रगुप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त सब हिसाब देते रहते हैं। एक ब्राह्मण उनको बुलाते हैं, वो ब्राह्मण सामने आता है, चित्रगुप्त सर हिसाब देते हैं कि ये इसने भजन कीर्तन करवा के लोगों को काफी पुण्य का काम किया, ये किया वो किया, सब बताते हैं। यमराज सब सोचते हैं और कहते हैं कि इसको नर्क के दरवाजे इसके खुलवा दिए जाए। वो हैरान हो जाता है, मैंने जिंदगी भर इतना किया और फिर भी नर्क में जा रहा हूँ। उसके बाद में एक शराबी का नंबर आता है, वो बेचारा, उसको पता है अपना रास्ता तो नर्क में ही जाने वाला है। तो चित्रगुप्त सब कहता है कि ये हमेशा पीता रहता था, पी के फिर
मूंगफलियाँ खा के सो जाता था, इसने घर वाले के लिए कुछ नहीं किया, सब ये किया वो किया। यमराज सब सुनते और कहते कि इसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलवा दिए जाए। ये एकदम शॉक हो जाता है। तो वो साहस करके हमसे पूछता है कि यमराज, मैंने जिंदगी में एक भर शराब पी, मैंने घर वालों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और फिर भी मुझे स्वर्ग, और फिर बेचारे ब्राह्मण ने इतना किया, सब भगवान का नाम लिया, तो कि उसको नर्क में क्यों? तो यमराज उससे कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण व्याख्यान भजन करता था तो काफी लोग सोए हुए रहते थे, और जब तू शराब पीता था और शराब पी के तू सिर्फ मूंगफली खा के सो जाता था, तो इसलिए इनडायरेक्टली काफी उपवास तेरे से हुए हैं। तो इस पुण्य के कारण तुझे स्वर्ग में एंट्री मिल रही है। उसके बाद में आखिरी में नंबर आता है गेमिस वाले डॉक्टर का। वो बेचारा वो भी खड़ा रहता है, चित्रगुप्त सब कहता है उसने कभी आयुर्वेद लेके मरीजों की सेवा की वगैरह। और यमराज सुन के कहते हैं कि इसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुलवा दिए जाए। गेमिस वाले को कभी कुछ मिला नहीं है, तो एकदम स्वर्ग बोले तो एकदम शॉक हो जाता है। तो वो भी साहस करके हमसे पूछता है कि यमराज, मुझे स्वर्ग में क्यों? तो यमराज कहते हैं कि तूने आयुर्वेदिक चिकित्सा की है। आयुर्वेद ऐसा है कि एक तुम चिकित्सा करने जाते हो तो 4 व्याधि अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस पुण्य के कारण तू स्वर्ग में जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करो। यहाँ पर आपने इतने खाने के बाद में भी जाग के सब व्याख्यान सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर बोलने का आज मैंने चांस दिया, इसलिए फिर से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय।